हेलो बच्चों, कैसे हो। तो फिर से आज का नया टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट का स्टार्ट करने से पहले मैं ये भी बोलना चाहता हूँ बच्चों, आई होप आप लोग नोट्स ठीक से ले रहे हो, क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। आप अपना स्टडी टेबल में हमेशा नोट्स को एक प्रिपरेशन के पैटर्न में अगर देखो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जो शॉर्टकट ट्रिक्स, डॉन ट्रिक्स जो कि मैंने बताया है आपको, आई होप कि वो सारे के सारे आप डिटेल्स में पढ़ो और एक साथ एक छोटे छोटे स्टिकी नोट्स होते हैं ना बच्चों, उसको रखा कीजिए ताकि आपको बार बार रिवीजन आए। और रात को सोने के समय जब आप ये वीडियो देखो, उसके बाद सोने के समय आप एक बार रिवाइज करो कि सर ने क्या बोला, क्या बताया, क्या नहीं बताया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, सब कुछ डिटेल्स पे थोड़ा देखना भी है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, हम लोग आज स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, और टॉपिक का नाम होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एंट्रेंस और बोर्ड्स में सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चंस के हिसाब से आते हैं और भविष्य में भी वो चाहिए होगा स्टेट्स ऑफ मैटर वगैरह के चैप्टर्स में। उसको हम लोग बोलते हैं, चैप्टर का नाम है या स्पेसिफिकली टॉपिक का नाम है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। तो चलो, व्हाट इज एवरेज एटॉमिक मास। क्या हुआ, साइंटिस्ट लोग जब काम कर रहे थे ना ये सब चीज के ऊपर, तो उन लोगों के पास एक दिमाग में एक कॉन्सेप्शन आया कि क्लोरीन जो एलिमेंट है, पहले इसका थोड़ा बेसिक्स बता लेता हूँ, ठीक है बच्चा। तो क्लोरीन जो एलिमेंट है उसके एटॉमिक नंबर तो 17 है, हालांकि इसके दो मास नंबर्स पाए गए थे, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। इसके चलते स्टूडेंट्स में एक हलबली मच गई और उन लोगों ने अपने टीचर्स और प्रोफेसर्स और साइंटिस्ट को बोला कि सर ये तो कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है। मेंडेलीव सर उस समय अपने पीरियोडिक टेबल को बना के रखे थे, आप लोगों को शायद मेंडेलीव याद ही होगा। सो क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37 के ऊपर थोड़ा विस्तार से किए गए, एंड देन व्हाट दे डिड, दे स्टार्टेड टेकिंग सेशंस कि कैसे हुआ। तो उनको पता चला कि ये जो है ये पूरे विश्व में या ब्रह्मांड में 75% इसके एबंडेंस होती है, 75% एबंडेंस, ठीक है बच्चा। और ये इनके पास पाए गए थे 25% की एबंडेंस। अब इनसे क्या कंफर्मेशन हुआ कि 35 एंड 37, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37 अगर आप ध्यान से देखें तो ये अकेला नहीं होता क्लोरीन 35, आपको 37 भी मिलेगा, 35 भी मिलेगा। इसके चलते साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि क्लोरीन का एक फिक्स्ड एटॉमिक मास नहीं बताया जा सकता, तो इस रीजन के चलते उन लोगों ने बना ली एवरेज एटॉमिक मास। अब ये एवरेज एटॉमिक मास क्या होती है, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। एवरेज एटॉमिक मास का कंसेप्शन क्या है बेटा, कि अगर आप एवरेज एटॉमिक मास को पकड़ लो, 75% और 25% दोनों अलग अलग है बेटा, 75% और 25% दोनों अलग अलग है। तो इसके हिसाब से इन लोगों ने एक फॉर्मूला जनरेट कर लिया। आई होप बच्चों आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा, एबंडेंस ऑफ नेचर के हिसाब से उन लोगों ने ये किया, बहुत ही सिंपल सा चीज किया। उन्हें मैं आम लिखता हूँ बेटा, आम का सीजन चल रहा है तो आम खा ही लेते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास उन्होंने एक फॉर्मूला बना ली कि इट इज ये समेशन, ये सिंबल क्या होता है, समेशन या सिग्मा भी बोलते हैं इसको, एडिशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो एडिशन के लिए यूज किया जाता है। तो एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ आइसोटोप इनटू मास नंबर, इसको डिवाइड करेंगे 100 से। तो ये हो गई थी आपकी बेसिक वाली फॉर्मूला जो बच्चों लोगों को आज भी डिस्कस किया जाता है, पेपर्स वगैरह में भी है, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, सारे चीज आप टेंशन ना लो। तो एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या है बेटा, समेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ द आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय द मास नंबर। ये हो गए आपकी फॉर्मूलाज। अगर आप फॉर्मूला को थोड़ा ध्यान से ही देखें तो आपके क्रिस्प और क्लैरिटी में एक चीज आ जाती है, एकदम क्रिस्पीनेस आ जाती है क्लैरिटी में, कि अगर आप एवरेज एटॉमिक मास को पकड़ लो, परसेंटेज ऑफ आइसोटोप इनटू मास नंबर डिवाइडेड बाय 100, ठीक। अगर इसी क्लोरीन को एग्जाम्पल की तरफ लिया जाए तो इसका कितना था बच्चों, 75% था, करेक्ट। और इस क्लोरीन का कितना था, 25% है, क्लोरीन 37 का 25% था। इसको अगर फॉर्मूला में लगाया जाए तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन के लिए हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लोग कैलकुलेट करेंगे जो कि आपका यहाँ पर जो 75% है इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 35 से। सो 75 इंटू 35 प्लस 37 इंटू 25 प्लस 37 इंटू 25,
इसको डिवाइड करेंगे, टोटल परसेंटेज, मैक्सिमम परसेंटेज कितना हो सकता है बेटा 100, तो 100 से हम लोगों ने डिवाइड कर दी। डिवाइड करते ही हम लोगों के पास एक वैल्यू आ गया यहाँ पर ऊपर 3550/100। इसको अगर एवरेज वैल्यू निकला जाए 35.5, और शायद आप लोगों ने देखा होगा कि एग्जैक्टली जो पीरियोडिक टेबल है उसके ऊपर 35.5 ही वैल्यू लिखा जाता है। पीरियोडिक टेबल में जब क्लोरीन को आप डेजिग्नेट करते हो ग्रुप नंबर 17 पे, तो बच्चों आपके पास ऊपर जो नंबर होती है वो 35.5 होती है। ठीक है बच्चा, तो क्लोरीन की 35.5 की वैल्यू आपको मिल चुकी है। अच्छा, मिल तो चुकी है, तो ये हो गई आपकी एवरेज एटॉमिक मास की कैलकुलेशन वाला वैल्यू। आपको शायद समझ में आएगा, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, यहाँ पर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि कैलकुलेशंस में बहुत सारा चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, इसमें कैलकुलेशन आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए बच्चों एक एडिशनल क्वेश्चन करते हैं इसके साथ। एक क्वेश्चन दिया गया है, मान लीजिए कि बोरॉन हैज 2 आइसोटोप्स। बोरॉन हैज 2 आइसोटोप्स, boron 10 and boron 11. Find the percentage, दोनों का परसेंटेज पूछा गया है। ठीक है, find the percentage of both the isotopes if average atomic mass is equals to 10.8. Find the percentage of both the isotopes if average atomic mass is 10.8। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का 2 तरीका है बेटा। मैं आपको नॉर्मल वाला तरीका भी दिखा देता हूं जो हर बच्चे करते हैं, और एक फास्ट मेथड सिखाऊंगा जो कि आप चुटकियों में कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो थोड़ा ट्राई करते हैं इसको। तो हालांकि आपके पास कितने आइसोटोप्स इस क्वेश्चन में, बोरॉन 10 है बेटा एंड बोरॉन 11 भी है। क्लियर, बोरॉन 10 भी है और बोरॉन 11 भी है। बोरॉन 10 एंड बोरॉन 11 को अगर आपको तो परसेंटेज पता नहीं है बेटा, आप क्या करोगे, मैक्सिमम परसेंटेज कितना हो सकता है दोनों का, x और 100 - x। तो आपको इसको x परसेंटेज ले लेना है और इसको कितना लेना है बेटा, 100 - x होल परसेंटेजेस। अगर ये सही है तो आप कैसे करेंगे क्वेश्चन, अभी आपको अभी कैसे करना है, तो एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला के हिसाब से आपको क्या करना है, इस परसेंटेज को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो x को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, और 100 - x को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 11 से। हालांकि बच्चों एकदम क्लैरिटी रखें, कोई बच्चा इसको भी x 11 वाला जो आइसोटोप है उसको भी x परसेंटेज मान के चल सकता है, 100 - x इसको भी मान के चल सकता है। आपके आंसर निकलने का गारंटी मेरा, आपको आंसर निकलेगा ही। एकदम एकदम कॉन्फिडेंट रहे इस पॉइंट पे कि आपकी यहाँ पर कोई दुविधा नहीं होगी। आप आराम से इसको पढ़ सकेंगे, आराम से इसको यूज़ कर सकेंगे, भविष्य के लिए आपके बहुत सारा चीज़ में यूज़ हो जाती है। अब इसको डिवाइड करेंगे 100 से, तो एवरेज एटॉमिक मास जो है, एवरेज एटॉमिक मास है, इसके वैल्यू आपको दिए गए हैं 10.8। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के हिसाब से -x + 1100 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ अगर आप सॉल्व करो तो x की वैल्यू आपको 20 आ जाती है। ठीक है, 20 का मतलब क्या है, इसके बाद हमको क्या पता चला कि बोरॉन 10 का कितना परसेंटेज आया बच्चों, 20% आया, और बोरॉन 11 का कितना परसेंटेज आया बच्चों, 100 - 20, मतलब आपके पास आ चुका है 80%। 80%, दोनों आंसर आपको आराम से आ चुके हैं। ये करते हैं बच्चे हमारे बोर्ड लेवल वाले के लिए, और इसी को मैं थोड़ा एक अलग अंदाज से सिखाऊंगा अभी। ठीक है, आई होप सारे बच्चों ने नोट कर लिया होगा ये चीज़, तो नोट कर लीजिए अगर नहीं किया हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस पॉइंट पर। इसी क्वेश्चन का एक डॉन का ट्रिक है, तो ये स्टार्टिंग किया हुआ आज से डॉन ट्रिक। तो डॉन सर के ट्रिक के हिसाब से कैसे करेंगे इस चीज़ को, ध्यान से सुने। आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है, बोरॉन 10 है और बोरॉन 11 है, और आपके पास आर्म की वैल्यू दी गई है 10.8, मतलब एवरेज एटॉमिक मास की वैल्यू क्या दी गई है बेटा, 10.8। तो इसके चलते बच्चों को क्या होता है कि जेई या नीट या सीयूईटी में जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं या कोई भी क्वालिफिकेशन के एग्जाम हो, बच्चों को प्रॉब्लम होती है। किस चीज़ में प्रॉब्लम होती है मैं बताता हूँ। बोरॉन 10 एंड बोरॉन 11 हो गई, इधर आर्म हो गई। दिक्कत किस पॉइंट पे है कि अगर आप करो भी बोरॉन 10 बोरॉन 11 एवरेज एटॉमिक मास 10.8 ये करो भी, आपको थोड़ा समय लगेगा। एटलीस्ट
1.5 मिनट तो लगेगा ही। अगर आप वैल्यू को x वगैरह मल्टीप्लाई करें, आप इक्वेशन को 1 डायमेंशनल इक्वेशन में लेके जाए, फिर भी आपको लगेगा ही। तो मैं आपको वही टाइम कैलकुलेशन बचाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप जेई दे रहे हो, नीट दे रहे हो, आपको समय बहुत कम होती है, तो समय को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट। एवरी सेकंड इज वेरी वेरी क्रूशियल। ऐसे तो बताने से सिर्फ 180 मिनट होती है आपकी जेई के एग्जाम में, मैं एटलीस्ट मेंस के बारे में बता रहा हूँ, और जो नीट के एग्जाम है उसमें भी 180 मिनट, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको 180 अगर टोटल केमिस्ट्री में लाना है बेटा, या 100 आउट ऑफ 100 जेई में लाना है, आपको कुछ बेसिक चीज, फंडामेंटल पॉइंट्स बहुत स्ट्रांग रखने होंगे। उनमें से ये एक चीज है। क्या बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनो। चलो मान लेते हैं मैं बोरॉन 10 का डायरेक्ट कैसे निकालूंगा। मैं कर लेता हूँ एक डिवीजन पैटर्न, ऊपर में मॉडुलस, नीचे भी मॉडुलस। ये क्या कर रहे हो सब सर, आप क्या करने वाले हो मैं बताता हूँ बेटा, आप टेंशन ना लो मेरे साथ, ठीक है। एकदम भी दिक्कत ना ले, आपको आराम से इस पॉइंट पे कलेक्शन और कंफ्यूजन्स नहीं होंगे। तो थोड़ा ध्यान से देखते हैं। तो बोरॉन 10 हो गए, बोरॉन 11 हो गए, बोरॉन 10th हो गए एंड बोरॉन 11th हो गए। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखें। बोरॉन 10 के बारे में पूछा गया, आप नीचे क्या करोगे, ऊपर क्या करोगे। देखो मॉड क्यों बनाया, वो मेरी फॉर्मूला है, आपको नहीं है। तो बोरॉन 10 अगर ध्यान से देखो, बोरॉन 10 की वैल्यू आती है, तो आपको ये दोनों आइसोटोप्स के नंबर कितने हैं, 10 एंड 11। तो आप 11 माइनस 10 कर लेना दोनों के नीचे की तरफ। आप 10 माइनस 11 भी कर सकते हो अगर दोनों आइसोटोप्स के वैल्यू दिए गए हैं। तो इन दैट पर्टिकुलर केस दोनों का मास नंबर आप सब्ट्रैक्ट करो, नीचे सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। तो अगर गलती से कोई बच्चा 10 माइनस 11 भी कर दे, कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा, क्योंकि यहाँ पर आपको एक मॉडुलस की साइन है, तो ये आपके नेग्लिफाई हो जाएंगे, ठीक। इसलिए समझ में आ रहा है मैंने क्यों मॉडुलस यूज की। इस हर चीज के लिए कुछ एक रीजन होता है, ठीक। तो अगर मैंने 11 माइनस 10 कर ली, इधर भी मैंने 11 माइनस 10 कर ली, ऊपर 10 है यहाँ बेटा, तो 10 को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा 10.8, सॉरी मेरे को 10 के लिए पूछा, मैं यहाँ 11th लिखूंगा माइनस 10.8, मतलब जो पूछा गया है उसके ऑपोजिट को लिखे। ओपीपी मतलब ओपी मतलब आउट परफॉर्म नहीं है, ठीक है। जो लिखा गया है उसके ऑपोजिट को लिखिए, और इधर दूसरा किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, आर्म से सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए बोरॉन 10th की वैल्यू है, ठीक है, बोरॉन 10 की वैल्यू है, उसको ऑपोजिट लिखना है 11 माइनस 10.8, इसको डिवाइड करेंगे, दोनों के डिफरेंस से जो ऑफिशियल वैल्यूज है 11 एंड 10 आपको मिल जाएगा। इस पॉइंट पे आपको कैलकुलेशन कितना आएगा बेटा, ऊपर से देखो 0.2 आ गई, नीचे है 1.2 इंटू 100, डायरेक्ट आंसर कितना मिला है बेटा 20%, खत्म, ठीक है। तो इधर क्या करोगे, 11 पूछा गया है बेटा, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर 10 माइनस 10.8, टेंशन ना लेनी है बच्चों, आम को इधर भी लिखना है, सॉरी आम को आपको यहाँ पर भी लिखना है। तो 10 माइनस 10.8 जिसके बारे में पूछा गया है उसको ऑपोजिट से लिखा है। सो 10 माइनस 10.8 की वैल्यू कितनी होती है, 0.8 इंटू 100%। मैं 0.8 डायरेक्ट बता रहा हूँ बच्चों, माइनस 0.8 आएगा, लेकिन 0.8 क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करते ही तुरंत आपके वैल्यूज में क्या आ जाएंगे बच्चों, 80%, ठीक। आपका कैलकुलेशन हो चुका है, ठीक, समझ में आया। तो जिसके बारे में पूछा गया है उसके ऑपोजिट से आप वैल्यू लिखे और सब्ट्रैक्ट करें आर्म की वैल्यू से, मतलब एवरेज एटॉमिक मास, और नीचे क्या है 11 माइनस 10, अब डायरेक्ट इसको डिवाइड करते हैं, ठीक। और एक और क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं बच्चों, क्वेश्चन लिखते हैं। एक एलिमेंट है एक, उसकी 2 आइसोटोप्स है Z+1 एंड Z-2। If arm equals to, if average atomic mass equals to Z, क्वेश्चन ये है फाइंड द परसेंटेजेस, फाइंड द परसेंटेजेस, ठीक है। तो इसके चलते थोड़ा विस्तार करते हैं बच्चों इससे। तो सोल्यूशन देखा जाए, इधर Z+1 है बेटा, इधर Z-2 है, आर्म की वैल्यू आपकी Z है, वो फाइंड द परसेंटेजेस मैंने बताया है आपको। तो कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, थोड़ा इसको और डिटेल्स में देखते हैं बच्चों। तो क्योंकि यहाँ पर हम लोग को Z+1 Z-2 दोनों दिए गए हैं, हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे। आर्म की वैल्यू आपके पास Z रेडी है, 2 है आपके पास, एक है A Z+1। अगर Z+1 के बारे में पूछा गया है, इसके बारे में अगर परसेंटेज लिखा गया है, तो आपको क्या करना है, दोनों के हैं वैल्यूज, नीचे भी मॉडुलस होंगे ऊपर भी मॉडुलस होंगे, इसको मल्टीप्लाई करना है बेटा 100% से। तो ऊपर होंगे नीचे होंगे Z+1 माइनस Z-2, टेंशन ना लो बेटा, ठीक है, ठीक है, ओके। तो यहाँ Z-2 कर ली,
मॉडुलस। ऊपर क्या करना है, जिसके बारे में पूछा करना है उसका ऑपोजिट लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, z+1 के बारे में पूछा है तो z-2 लिखेंगे। इसको सब्ट्रैक्ट करना है आर्म के साथ, ठीक। तो अगर ध्यान से देखें z-2, ये 2 आ जाएगी ऊपर की वैल्यू, नीचे क्या होंगे माइनस माइनस, यहाँ पर 3 आ जाएंगे। तो 100% से अगर आप मल्टीप्लाई करो आपकी वैल्यू लगभग 66.66% आ जाएगा बेटा। हालांकि दूसरा वाला बहुत इजी होता है क्योंकि 100 से आप डायरेक्ट माइनस कर सकते हो, लेकिन मैं कंफर्मेशन के लिए दूसरा भी निकालता हूँ, ठीक है। मैं दूसरा भी निकाल के दिखा देता हूँ बेटा कि a की अगर z-2 वाली वैल्यू अगर आपको पूछा जाए तो नीचे फिर से वही होना है, आपको 3 ही मिलेगा इंटू 100%। लेकिन ऊपर क्या मिलेगा, z-2 पूछा है तो ऑपोजिट लिखे बच्चों, z+1 माइनस z, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगे 1/3 इंटू 100%, जिसकी वैल्यू लगभग 33.34% आ जाता है। तो ऐसे आप आर्म को बहुत स्पीड से कैलकुलेट डेफिनेटली कर सकते हो। आई सपोज एवरीवन इज क्लियर विद द टेक्निक्स। डॉन सर के ट्रिक आपको पूरी की पूरी क्लियरिटी होनी चाहिए बच्चों। आपको स्पीड अप करने के लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करो। आप भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूल मत जाओ, ये तो बोलते रहूंगा जब तक पूरा भारत में विचलित ना हो जाए, ठीक है। तो लिख लीजिए बच्चों, ये वाला नोट कर लीजिए। क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था लेकिन दिखाया बहुत ट्रिकी से गया है। होल, ओके, डन। आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग का था एवरेज एटॉमिक मास बच्चों। अब अगले ही टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। एवरेज एटॉमिक मास ही नहीं बच्चा, आपको पूछ सकता है दूसरा एक कॉन्सेप्ट जो कि एवरेज मोलर मास होती है, ठीक है बेटा। तो एवरेज मोलर मास, नेक्स्ट टॉपिक, एवरेज मोलर मास। तो एवरेज मोलर मास क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं इस चीज को। एवरेज मोलर मास का मतलब क्या है, इसका कंसेप्शन क्या होगा, इसके डिटेलिंग क्या होंगे, बहुत सारे चीज़ होंगे इसमें आपको पढ़ने के लिए। तो एवरेज मोलर मास को मैं थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। ये एटॉमिक मास के जैसे डायरेक्ट सेम नहीं है और ये समझने के लिए भी बहुत मुश्किल होती है। तो मैं इसके लिए आपको एक सिंपल सा मेथड सिखाऊंगा, उसके ऊपर थोड़ा कलाकारी भी करेंगे जिसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स भी होंगे बच्चों को, लेकिन उस प्रॉब्लम से निकलने का टेक्निक में मैं सिखाऊंगा। आज ही के आज आप पूरा सीख जाओगे एवरेज एटॉमिक मास एंड मोलर मास। ये वीडियो बहुत ही स्पेसिफिक है उन बच्चों के लिए जिसके पास हर कोई कोचिंग में पढ़ रहा है लेकिन एटॉमिक मास एंड मोलर मास की एवरेज वैल्यूज कैलकुलेट नहीं कर पाते, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। तो एवरेज मोलर मास, तो मान लीजिए ये किसके लिए नॉर्मली यूज हो जाता है, इन अ मिक्सचर कंटेनिंग, इन अ मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इन अ मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये ज्यादा से ज्यादा कहां पर यूज होगा आपका, मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हालांकि मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल जो है इसमें बेसिकली द क्वेश्चंस आर विथ रिस्पेक्ट टू गैसेस, ठीक है। बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं बच्चों ये गैसेस के लिए आते हैं। जैसे आपको पूछ दिया गया कि ऑक्सीजन है, ओजोन है, ठीक है, तो ये आपको ऐसे पूछा जा सकता है। और ये मैं एडवांटेज क्यों बता रहा हूँ, इस एवरेज मोलर मास का निकालने का टेक्निक्स तो बहुत सारे होंगे लेकिन ये मैं ऐसे कंडीशन में फेंकूंगा आपको जहां पर आपको परसेंटेज नहीं दिया जाएगा। देखिए हर फैकल्टी या कोचिंग का या कोई एक नॉर्मल से टीचर भी आपको ये तो पढ़ा ही देंगे कि अगर परसेंटेज दिया जाए तो एक x या 100 - x पढ़ा देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम इस पॉइंट सेक्शन पे है कि अगर आप एवरेज मोलर मास पढ़ ही रहे हो और मैंने आपको बिना परसेंटेज का दे दिया तब आप फंस सकते हो और बहुत ही बुरी तरह से आप फंस सकते हो। तो इसको निपटाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे आपको एक क्वेश्चन में थ्रो करता हूँ, उसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। मान लीजिए कि आपके पास ऐसा दिया गया कि 2 moles ऑफ O2 gas is mixed with 3 moles of sulfur dioxide gas, ठीक है। Find the average molecular mass या molar mass, कुछ भी आप पूछो, मोलर मास या मॉलिकुलर मास, ठीक है। मॉलिकुलर मास या मोलर मास आपको पूछा गया है। ऐसे सिचुएशंस आपको दिया जा सकता है। यहाँ पर आप देखो ध्यान से बच्चों, यहाँ पर कोई परसेंटेज नहीं दिया गया तो यहाँ बच्चे फंसते ही है और इसी क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। लेकिन करने से पहले इसका थ्योरी पढ़ लेते हैं। पहले आप क्वेश्चन को नोट करके लिखो, फिर मैं इसका थ्योरी बताऊंगा, फिर मेरे हिसाब से उसके बाद आपको समय बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। तो चलिए थोड़ा काम करते हैं इसके ऊपर। तो पहले काम हम लोग आज करने जा रहे हैं, अच्छा सॉल्यूशन ना करूंगा, इसको डायरेक्ट बोलूंगा।
सब कुछ भूल जाओ, मुझे एक बात बताओ यार, नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्मूला क्या थी? मास थी ऊपर और नीचे में मॉलिक्यूलर मास आप ले सकते हो, करेक्ट। बेसिकली हम लोग कौन से लेते थे? मोलर मास। और मोलर मास क्या होता था बच्चों? एक मोल मॉलिक्यूल्स के मास को हम लोग, या एक मोल एटम्स के मास को हम लोग लेते थे मोलर मास। मोलर मास का डेफिनेशन देखो बेटा, मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास में बहुत अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है। मोलर मास वो है जो एक मोल एटम्स के लिए या मॉलिक्यूल्स दोनों के लिए ले सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास का मतलब सिर्फ एक ही एक एटम है, या सॉरी सुनाई तेरे ना, मॉलिक्यूलर मास का मतलब यह है कि मतलब आपको एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर विस्तार किया गया है, आपको उसी को पकड़ के रखना है। लेकिन मोलर मास जब आप बता रहे हो तो आप एक मोल मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे हो या एक मोल एटम्स के लिए बात कर रहे हो, ये ध्यान में देना बच्चों, ठीक। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास बाय मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास आपने लिख ली, ये बेसिक वाली फॉर्मूला आता है। चलो, तो मेरा नॉर्मल फॉर्मूला क्या हो रहा है कि मैं इसको W मान लेता हूँ बच्चों, इसको mm ले लेता हूँ, वेयर W इज नथिंग बट द मास, और इसको मैंने क्या ले ली? मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास ले लिया। अब मुझे बच्चों एक बात बताओ, क्या इस मॉलिक्यूलर मास को या मोलर मास को मैं ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? इसको इधर फेंक दिया, इसको इधर फेंक दी, बस खत्म। आपको मिल चुका है ये मोलिकुलर मास इक्वल्स टू मास बाय नंबर ऑफ मोल्स, आपको ये मिल चुका है। अब इसको करना कैसा है, ध्यान से सुनिए। अगर ये मॉलिक्यूलर मास मास बाय नंबर ऑफ मोल्स है तो आपको एवरेज जो मॉलिक्यूलर मास मिलेगा उसकी फॉर्मूला में क्या लिखोगे? क्या चेंज कैसे करोगे? चीज़ों को चेंज करना आपको आना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो यहाँ आपको मॉलिक्यूलर मास नॉर्मल फॉर्मूला W/N होती है, तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास के लिए आपको फॉर्मूला क्या दिया गया? आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर लिखना है खाली टोटल मास, नीचे लिखना है खाली टोटल मोल्स, बस उतना ही है बेटा। एकदम सिंप्लिसिटी से रखे बच्चों। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था? मास बाय मोलर मास। एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला क्या होगा? सॉरी, मोलर मास का या मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला क्या होगा? W/N। मैंने पलट दी और मैंने क्या की? एवरेज मोलर मास को टोटल मोल से मैंने डिवाइड कर दी, खत्म बच्चों। चले, अगर ये खत्म हो चुका है तो अपन लोग अभी इसको यूज करेंगे। अच्छा, यूज कहाँ करेंगे? यहीं पर करेंगे। ये क्वेश्चन थी हमारे पास। 2 मोल O2 थी और 3 मोल SO था, करेक्ट। आपके पास 2 मोल ऑक्सीजन गैस थे, मतलब एक बीकर था जिसमें O2 की 2 मोल्स थे बेटा, और जो रुकिए 2 मोल्स थे, एंड SO2 के पास आपके 3 मोल्स थे। ये सिचुएशन था बच्चों। तो इसको आपको सॉल्व करना है अभी। और मैंने आपको क्या थ्योरी बताई? अभी थ्योरी मैंने ये बताई कि आपको अगर एवरेज मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास निकालना है, आपको टोटल मास को टोटल मोल से डिवाइड करना पड़ेगा, बस उतना ही कदम, ठीक है। चलो निकालते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा, आराम से निकालेंगे, टेंशन मत लेना, आराम से निकालेंगे बच्चों। तो सोल्यूशन निकालते हैं। तो क्वेश्चन में क्या था, फिर से ले लेते हैं। आपके पास 2 मोल O2 था प्लस 3 मोल आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है। अब मैं आपको पूछता हूं, आपको चाहिए एवरेज मोलिकुलर मास या एवरेज मोलर मास, ठीक है। ऊपर क्या लिखोगे आप? फिर से दिमाग को फिक्स करो, टोटल मास बाय टोटल मोल्स, टोटल मास बाय टोटल मोल्स। टोटल मास कितना होगा बच्चों? आगे बढ़ते हैं, वो टोटल मास थोड़ा देर बाद देखेंगे। पहले तो बताओ टोटल मोल्स कितने होंगे। इसमें कितने मोल है? 2 मोल है बेटा। इसमें कितने मोल है? 3 मोल है। 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगी बच्चों। तो नीचे तो आपको फॉर्मूला में 5 मिलना ही है, ये गारंटी है। अब ऊपर में आपको मास चाहिए। मास के लिए आप क्या करोगे? एकदम सिंपल, कितने मोल दिए गए हैं? 2 इंटू O2 की मॉलिक्यूलर मास कितनी है? अच्छा, O2 की अगर मॉलिक्यूलर मास देखो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 देखो, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर? एक ऑक्सीजन एटम के मास कितने होते हैं? 16। 2 के कितने होंगे? 2 × 16 मतलब कितना होगा बच्चा? 32। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर मास। उसी तरह मैं काम करता हूँ, सल्फर डाइऑक्साइड का भी निकाल लेता हूँ बेटा। तो सल्फर डाइऑक्साइड के लिए क्या होगा? सल्फर के एटम के मास होते हैं 32 + 2 × 16, क्योंकि 2 ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, तो यहाँ हो जाएगा 64। तो ये पता चला कि O2 की मॉलिक्यूलर मास आपके पास 32 है और सल्फर डाइऑक्साइड की मॉलिक्यूलर मास आपके पास 64 के वैल्यू है। सो 2 × 32 आ गया बच्चों, और इधर से 3 × 64। अभी इसको आपको कैलकुलेट करना है, खाली खत्म। इतना टफ नहीं है, बच्चों को टफ से पढ़ाया जाता है। आप चीज़ों को सिंपल से सोचो। मैं जितना हो सके कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ 2 × 32 कितना हो गया बेटा? 64 प्लस इधर 192 हो जाएंगे,
दोनों को जोड़ दीजिए 256/5, ये लगभग 51.2 ये आंसर आ जाएंगे। ठीक है, आई होप सारे बच्चों को क्लियर हो गया है। मैंने बहुत सिंपल मेथड से सॉल्व किए बच्चों। नीचे जितने मोल्स थे उसको डायरेक्ट ऐड कर दी, ऊपर क्या किया 2 मोल मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 एंड 3 मोल मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2, दोनों को मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, फिर इसको डिवाइड कर दी, खत्म। क्लियर? लिख लीजिए बच्चों। अगर आपके क्लैरिटी हुए हैं एकदम BWD बोल के कमेंट मारना बच्चों, सेक्शन में कमेंट मारना मत भूलना। ठीक है, आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब तो करोगे, कमेंट भी मारना है। ठीक है, तो चीज प्लीज लिख लीजिए बच्चों। ठीक हो गया? अच्छा चलो, तो ये हो गई आपकी नेक्स्ट वाली। अब एक क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग, फाइंड द एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर। ये थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, आपको इतना ही इंफॉर्मेशन दिया गया, कैसे सॉल्व करोगे इस चीज को? ठीक है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लेकिन इसमें कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, सिर्फ आपको यही इंफॉर्मेशन दिया गया है कि एयर के मॉलिक्यूलर मास के एवरेज मॉलिक्यूलर मास को निकालो। मतलब ये आपको बोला ही गया है, पहले से स्टार्टिंग से ही बोला गया है कि एयर में बहुत सारे गैसेस है। अब अगर आप भारी भरकम से देखो चीज़ों को, तो आप पूरी एयर की अगर 100% एयर, मान लीजिए कि आपने यहाँ पर एक स्पेस ले लिया और इसी स्पेस में आपको एयर मिल चुका है, तो इस एयर में आपके पास बहुत सारे गैसेस होंगे। तो गैसेस कौन से होंगे, कौन से नहीं होंगे, वो तो हम लोग देखेंगे ही, लेकिन चीज़ों को थोड़ा डिटेल से देखना शुरू करते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास एवरेज ऑफ एयर, चलो ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आपने एयर में 2 ही गैस के नाम सुने होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, एक है नाइट्रोजन बच्चों और दूसरी है O2, करेक्ट? अब नाइट्रोजन की लगभग आप 80% मान सकते हो और O2 की आपको 20% मान सकते हो बच्चों। तो ये है आपके दोनों गैसेस के परसेंटेजेस के वैल्यू, एक है 80% बेटा और एक है आपके पास 20%। ठीक है, एक है 80%, एक है आपकी 20%। क्या सारे बच्चों का क्लैरिटी आ चुका है? क्लियर। अगर आप ध्यान से देखो, इस बार आपको यहाँ पर नहीं बताया गया है कि मोल कितना है, परसेंटेज ये वगैरह बहुत सारा चीज़ आ जाएगा। तो अगर ऐसे निकाला जाए इसी क्वेश्चन को, अगर आप ध्यान से देखो, आप मुझे ये कंट्राडिक्ट करने के लिए कोशिश करोगे कि सर गैस एयर में तो बहुत सारे और गैसेस है, अदर गैसेस भी है, अदर गैसेस ऑफ एयर। जैसे मान लीजिए आपको दूसरा कोई एक और गैस अगर दिया जाए, जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड भी है, आर्गन भी है, हीलियम भी है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, बहुत सारे गैसेस होंगे सर। तो इनको हम लोग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेते बच्चों? इसका एक मैं बेसिक रूल, थंब रूल बताता हूँ। थंब रूल ये है कि यहाँ पर भी मैं कंसेप्शन देने के लिए आपको कोशिश करूँगा, आप थोड़ा पकड़ ले इस चीज़ को। O2 की 20% है एंड 80% इधर है। क्यों? 98 to 99% ऑफ द एंटायर एयर इज डिपेंडेंट अपॉन दीज 2 गैसेस। मतलब पूरी की पूरी अगर एयर को देखो तो सिर्फ N2 और O2 के ऊपर ही ज़्यादा डिपेंडेंट है। 98-99% बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इन सारे गैसेस को नेग्लेक्ट किया जाता है। neglected as their weightage is less, as their weightage is less। ठीक है बच्चा, अब आप भारत में कहीं भी पढ़ रहे हो मेरे से, आपको ये क्लैरिटी होना चाहिए कि हर क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। हर क्वेश्चन का ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों कि आप 10 क्वेश्चन उठाओ, उसमें सिर्फ 1 या 2 ही फॉर्मूला आप डाउन के साथ पढ़ रहे हो। नहीं, आपको वही पैटर्न पढ़ना है जिससे आपके 90% to 100% क्वेश्चन लगभग बन ही जाए, एक ही स्लॉट में बन जाए। ठीक है, तो 80% इधर है बच्चों, इधर 20% है। तो थोड़ा अगर विस्तार से देखें या चीज़ों को थोड़ा पनपने दे, तो 80% और 20% में डिफरेंस क्या होती है, थोड़ा इसको पकड़ लेते हैं। तो 80% एंड 20% आपको मिल चुका है। अगर आप उसको अभी आप निकालना चाहते हैं, इसके पहले कुछ आप बोले, मैं कुछ अलग चीज़ कंसेप्शन देना चाहता हूँ। इस क्वेश्चन में बहुत सारे कंसेप्ट मौजूद है। एक क्वेश्चन मौजूद है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है बेटा कि आपको नेग्लेक्ट करना है अदर गैसेस एज दर वेटेज या परसेंटेज इज वेरी लेस। दूसरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है मैं बताता हूँ। ये दोनों है गैसेस। Now for gases, percentage of mole is equals to percentage of volume।
सर इसका मतलब क्या है, बताता हूँ। अगर मैं मान लूँ कि ये मेरा एक एरिया है जहाँ पर मेरे पास एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, इस एयर के मॉलिक्यूल्स में बच्चों 80% N2 है, 20% आपका O2 है। तो मतलब अगर मैं 100 लीटर एयर लूँ, ध्यान से सुनिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं वही ले लूँ, यहाँ पर मान लीजिए मैंने 100 लीटर एयर लिया, ठीक है, एक थैली ली, उस थैली में मैंने 100 लीटर एयर डाल दी। तो इसमें मैं मान रहा हूं कि नाइट्रोजन को आपको 80 लीटर नाइट्रोजन मिलेगा और O2 कितने मिलेंगे बच्चों, 20 लीटर। समझ में आ रहा है ये चीज़? क्या आपके पास ये कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है कि अगर डॉन सर अभी 100 लीटर की एयर ले रहे हैं, उसमें से 80 लीटर्स कितने होंगे बेटा, नाइट्रोजन के होंगे, क्योंकि मैंने ये मान ली है, दिस इज माई एजम्पशन, ठीक है। अब मैं इस चीज़ को कुछ अलग तरीके से दिखाता हूँ, क्योंकि दिस इज अ गैस। तो अगर आपने यहां से 100 मोल भी ले लिया, 100 मोल भी ले लिया, तब भी जाके आपके पास एक एडवांटेज हो जाती है कि N2 की मोल्स 80 मोल्स मिलेंगे बेटा और O2 के मोल्स 20 मिलेंगे। ये है इस कंसेप्ट का ब्रह्मास्त्र कि अगर आप एक क्वेश्चन करने जाओ जहां पर आपके पास दो गैसेस है और दोनों के परसेंटेजेस दिए गए हैं, तो आप उसको मोल परसेंटेज में भी ले सकते हो। मतलब परसेंटेज बाय वॉल्यूम कैन बी ऑल्सो ट्रीटेड एज परसेंटेज बाय मोल्स। 100 लीटर एयर में अगर 80 लीटर नाइट्रोजन और 20 लीटर O2 है, तो आप इसको ऐसा भी मान सकते हो कि अगर 100 मोल लिया जाए लीटर्स के जगह, वॉल्यूम के जगह अगर मैं मोल पकड़ के ले लूँ, तो मोल्स में आपको 80 मोल्स नाइट्रोजन गैस के मिलेंगे और 20 मोल O2 गैस के मिलेंगे। ये क्लियर है बच्चों? आई थिंक दिस इज क्लियर। पक्का क्लियर है सारे बच्चे? ठीक, तो ये मैंने लिख ली। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक पूरा क्लियर है? नोट कर ले अच्छा आराम से, चीज़ों को बहुत डिटेल से देखे बच्चों, आपके आंसर्स निकलेंगे ही, लेकिन आपको बेसिक फंडामेंटल चीज़ कुछ पॉइंट्स है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी गैसेस के लिए परसेंटेज ऑफ मोल्स परसेंटेज बाय वॉल्यूम दे आर एग्जैक्टली सेम, ये एकदम पक्का लेना है आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी अगर आप छोटे छोटे चीज़ों को और देखें, विस्तार से देखें, पूरा डिटेल्स में देखने जाए, तो इस चीज़ को भी मैं देखता हूँ। तो लेट अस एज्यूम नाउ, देखो बेटा लास्ट में क्वेश्चन तो आप बोलोगे सर क्वेश्चन को आप ज़्यादा खींच रहे हो। नहीं खींच रहा हूँ बेटा, ताकि आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाए और आप डायरेक्टली क्वेश्चंस को कर पाओ। सो लेट अस एज्यूम नाउ कि एयर हैज़ अ टोटल ऑफ 100 मोल। मैं हमेशा 100 मोल्स या 100 लीटर ही लेता हूँ ताकि मेरे पास कैलकुलेशंस में इजी हो जाए बेटा। कैलकुलेशंस को लंबा नहीं, इजी करना है। अब 100 मोल्स में से नाइट्रोजन के कितने मोल्स होंगे बच्चों? 80 मोल हो गए। और O2 के कितने मोल हो गए बच्चों? 20 मोल हो गए। ठीक है, क्या सारे बच्चों का क्लियर है? तो अगर 80 मोल और 20 मोल मिल ही चुके हैं तो इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। कैसे सॉल्व करेंगे? एवरेज मॉलिक्यूलर मास विल बी इक्वल, या मॉलिक्यूलर मास एवरेज ही आप लिखो। ऊपर क्या था? टोटल मास फॉर्मूला। आप बेसिक्स को ना भूले बच्चों, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो टोटल मास कितना मिलेगा यहाँ पर? वो तो निकाल लेंगे, बराबर बात नहीं है। टोटल मोल्स कितना है वो तो 100 ही लिखना है। सर 100 क्यों लिख रहे हो? अरे सर आपने तो अच्छा से पकड़ के रखा है कि टोटल मोल्स कितने हैं बच्चों? 100 मोल्स। इसमें से 80 मोल क्या है बेटा? नाइट्रोजन। सो 80 इंटू 28 प्लस O2 कितने हैं? 20 इंटू 32। क्या ये आपको समझ में आया? सर यार 20 कहाँ से है बताता हूँ बच्चों। मोलिकुलर मास ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकालेंगे? एक नाइट्रोजन एटम की मास कितनी होती है? 14। दो की कितनी होगी बच्चों? 28। क्लियर? यहाँ O2 की मोलिकुलर मास शायद आपको पता है, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि इसकी मोलिकुलर मास 32 हो जाती है। तो आपने वैल्यू लगा दी। 80 मोल्स के लिए 28 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने। 80 मोल्स को आपने 28 से मल्टीप्लाई कर दिया है और इधर 20 को आपने 32 से मल्टीप्लाई कर दी बेटा, और दोनों को डिवाइड कर दिया 100 से। क्यों 100? क्योंकि सर ने आपने मान ही लिया था 100 मोल टोटल मिक्सचर। तो इसके वैल्यू कितने आएंगे? 2240 प्लस 640 बाय 100 दैट इज 28.8। ये हो गई आपकी एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर। हाँ बच्चों एक चीज़ है, बहुत बच्चे इसको डायरेक्ट याद करके भी जाते हैं, ये आपका बात है, क्योंकि मैं आपको खाली रट्टा नहीं मरवाना चाहता। आप बहुत बच्चों को ये होता है कि फिजिकल केमिस्ट्री के भी कुछ आंसर्स डायरेक्ट रट्टा मार जा सकते, नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ये गलत बात है बच्चों। ठीक है, ये थोड़ा चीज़ों को ध्यान से देखें। क्लियर है बच्चों? तो ठीक है आगे बढ़ते हैं इसको।
लिख लिया? चलो, तो एक चीज याद रखना बच्चों, जब आप क्वेश्चंस कर ही रहे हो तो आप वैसे ही टेक्निक्स निकालो जिससे आपके क्वेश्चंस करने का नजरिया भी बदल जाए और आप स्पीड से कर पाओ, ठीक है? तो एवरेज मॉलिक्यूलर मासेस अंडर डिफरेंट सिचुएशंस, अंडर डिफरेंट सिचुएशंस, अंडर डिफरेंट सिचुएशंस। तो पहला अभी हम लोग एक मान लेंगे, मैं एक मान लेता हूँ, एक बीकर, एक कंटेनर। तो यहां पर मैंने एक कंटेनर ले ली बेटा, इस कंटेनर के भीतर दो गैस है, गैस ए या मॉलिक्यूल्स ए और ये बी, ठीक है? तो नाउ इसके मॉलिक्यूलर मास को मैं MMA मान लेता हूं बच्चों, और इसके मॉलिक्यूलर मास को मैं MMB मान लेता हूं, ठीक है बच्चों? पूरा क्लियर है? और अभी आपको मैं अंडर डिफरेंट कंडीशंस क्यों बता रहा हूं बच्चों, क्योंकि देखो ये नेसेसरी नहीं, आपको थोड़ा घुमा फिरा के भी दे सकता है क्वेश्चंस। तो मैं आपको दिखा रहा हूं वो दो और अलग कंडीशंस, जिससे आपको ये क्लैरिटी आ जाएगा, अच्छा इससे नहीं कर सकते, उससे नहीं कर सकते, ये सब आपके क्लैरिटी आ जाएंगे, ठीक है? तो ये बना ली हम लोगों ने मॉलिक्यूलर मास ऑफ ANP। अब इसके नंबर ऑफ मोल्स को मैं A मान लेता हूं बच्चों, और इसके नंबर ऑफ मोल्स को मैं B मान लेता हूं, और आपको मैं कलाकारी दिखाऊंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A एंड B के साथ, ठीक है बच्चों? ठीक है? तो चीज़ों को थोड़ा और ध्यान से देखें। यहाँ पर मेरे पास दो ही मॉलिक्यूल्स है, एक A है एक B है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B है, इसकी मॉलिक्यूलर मास B पकड़ी गई है, इसकी मॉलिक्यूलर मास A पकड़ी गई है। इतना आपके पास पूरी की पूरी क्लैरिटी है। अगर ये सत्य बात है तो हमारे पास मल्टीपल फॉर्मूलाज नहीं है, मैं एक ही फॉर्मूला से आपको घुमा रहा हूं, ठीक है? मेरे पास वही चीज है जो मैं बताना चाहता हूं आपको, कि कुछ भी करो बच्चों, आपको बेसिक्स एकदम नहीं हिलाना। तो अगर आप एवरेज मॉलिक्यूलर मास ही पकड़ लो, इसका बेसिक वाला फॉर्मूला क्या था? टोटल मास बाय टोटल मोल, क्लियर? यही तो आपकी बेसिक वाली फॉर्मूला थी। सो आम तो नहीं, अभी AMM के अगर पकड़ा जाए तो टोटल मास बाय टोटल मोल्स, टोटल मास कितना है अभी वो तो निकाल ही लेंगे, कोई बात नहीं है उसमें। टोटल मास बाय टोटल मोल्स, अच्छा टोटल मोल्स, इस केस में टोटल मोल्स कितने होंगे? A के कितने हैं? A Na, और इसके B, दोनों को ऐड करना है बेटा। तो नीचे क्या हो जाएगा? Na प्लस NB। इतना सबको क्लियर है ये नहीं बताइए? देखो बच्चों, अगर यहाँ पर तीसरा भी एक गैस दिया गया, अगर C नाम का एक नया गैस मैं डाल दूं यहाँ पर, अगर C नाम का एक नया गैस डाल दूं, तो नीचे क्या आ जाएगा बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C, वैसे ही बढ़ाते जाओ, ठीक? और बार बार एक चीज है बच्चों, आप हर केस में ना जिंदगी में आप फॉर्मूलाज मत पढ़ो। बहुत टीचर्स लोग खाली फॉर्मूला ही पढ़ाते हैं, मैं फॉर्मूला ही नहीं, कंसेप्शन भी पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, ये मिल गया आपके पास दोनों। अब ऊपर फॉर्मूलाज, अभी हम लोगों ने क्या किया था कि ऊपर मास निकालने के लिए आपने मोलर मास को मोल से मल्टीप्लाई की थी, वही करने वाला हूं मैं, कुछ अलग नहीं करने वाला हूं। तो यहां ऊपर क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ B डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। यही वो बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिसके आधार पे मैंने पिछले 2 क्वेश्चंस करवाए। तो आई होप एक जनरल केस में आपने फॉर्मूला पढ़ ली। आप फॉर्मूला लिख लो बेटा, मैं इसमें भी थोड़ा एक बार मॉडिफिकेशन कर लूंगा। आई होप सारे बच्चों का एकदम बेसिक से क्लियर हो रहा है। आपको कोई भी एक रैंडम मोल्स दे सकते हैं, कोई भी रैंडम मास दिया जा सकता है, कोई भी रैंडम मॉलिक्यूलर मास दिया जा सकता है, आप आराम से बिंदास निकाल लो, ठीक है? हो गया बच्चों, नोट करना। चलो, अगर इसके ऊपर और थोड़ा हम लोग कॉन्फिडेंस से क्वेश्चंस करना शुरू करिए कंसेप्ट ले, तो एक चीज मैं नया भी इंट्रोड्यूस आज ही करना चाहता हूं। हालांकि ये चीज बहुत फैकल्टीज लोग कंसंट्रेशन टर्म्स में यूज करते हैं। अब ये कंसंट्रेशन टर्म्स क्या हो गया, ये आप टेंशन ना ले। अगर आप पहले ही वीडियो से मेरे को देख रहे हो, आपको ये पता चलेगा कि कंसंट्रेशन टर्म्स डिटेल्स में कैसे निकालते हैं। तो थोड़ी और क्लैरिटी के लिए मैं एक बात बताता हूं। मान लीजिए मेरे पास 2 गैसेस हैं, और 2 गैसेस थे भी, 2 गैसेस थे मेरे पास। तो यहाँ मेरे पास 2 गैसेस थे, गैस नंबर A एंड गैस नंबर B, ठीक है बच्चा? तो इसके मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स A थे और इसके पास मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स B थे, ठीक? तो अभी मैं बताना चाहता हूँ कि X नाम का एक चीज होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? मोल फ्रैक्शन। डरने का नहीं है बेटा, एकदम सिंपल से रहना है। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है इंडिविजुअल मोल्स
इंडिविजुअल मोल्स बाय टोटल मोल्स, इंडिविजुअल मोल्स बाय टोटल मोल्स, एकदम क्लैरिटी रखें, ठीक है। सो इंडिविजुअल मोल्स बाय टोटल मोल्स। अभी इंडिविजुअल मोल्स बाय टोटल मोल्स अगर आप पढ़ें भी तो कैसे पढ़ें, वो भी जानना जरूरी है बेटा। तो इंडिविजुअल मोल्स बाय टोटल मोल्स अगर आप पक्का क्लियर करना चाहते हो तो इसको मैं अभी इसको दिखाऊंगा कैसे करना है। तो अगर आप x के नीचे a लिखो, इसका मतलब है a के मोल्स कितने हैं, a के कितने मोल्स है, Na, तो आप ऊपर Na लिखो, ये a के मोल्स हो गए, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, टोटल कितने होंगे, a प्लस b होंगे ना बेटा, तो Na प्लस Nb, क्लियर है बेटा। ये हो गई आपकी मोल फ्रैक्शन ऑफ a। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ b को कैसे लिखे बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ b को लिखने के लिए n ऑफ b बाई Na प्लस Nb, ठीक है। यही है आपको मोल फ्रैक्शन लिखने का तरीका, बहुत सिंपल है बच्चों, चीज़ों को सिंपलिसिटी से पकड़ो। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, अगर एक टीचर है और 49 स्टूडेंट्स है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ टीचर क्या होगा, 1 टीचर डिवाइडेड बाय 1 टीचर प्लस 49 स्टूडेंट्स, मतलब टोटल में 50। क्लियर बच्चों। अभी ये हो गई ये दोनों की वैल्यू, एक्सप्रेशन नंबर 1 ले लिया मैंने, यहाँ पर एक्सप्रेशन नंबर 2 ले लिया बच्चों। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक्स ए प्लस एक्स बी करके देखो। अगर आप एक्स ए प्लस एक्स बी करो, एक्स ए का एक्सप्रेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ऐसे कर सकते हो, ऐसे अवश्य कर सकते हो ना। अब एक काम करो, दोनों को एलसीएम ले लो बेटा। अगर एलसीएम लिया जाए तो Na प्लस एन बी आ जाएगी, तो ऑब्वियसली ऊपर भी क्या आ जाएगा बच्चों, Na प्लस एन बी। आप 3 के साथ भी करके देखो बेटा, आपको 3 के साथ अगर एक्स सी भी आ गया तो क्या होगा, खाली चेंज ऊपर नीचे सी आ जाएगा, इधर भी सी आ जाएगा, इधर भी सी आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, फिर से यहाँ पर कट जाएंगे, 1 मिलेंगे। मतलब क्या पता चला कि अगर 2 चीज है आपके पास, या 2 से अधिक भी चीज हो सकते हैं बच्चों, अगर 2 चीज है या 2 से अधिक भी चीज है, आप एक चीज को क्लैरिटी रखें कि x सम ऑफ द मोल फ्रैक्शंस के वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, और ये आप कभी भी जिंदगी में ना भूलें बच्चों कि सम ऑफ द मोल फ्रैक्शंस इज इक्वल्स टू 1। उसकी प्रूफ मैंने यहां पर दे दी, इसकी प्रूफ ये है, ठीक है। और x का मतलब क्या है, एकदम पकड़ के रखो बच्चों, x का मतलब क्या है, इंडिविजुअल मोल्स बाय टोटल मोल्स, इंडिविजुअल मोल्स बाय टोटल मोल्स। आई होप सारे बच्चों का क्लियर है, पूरा क्लियर है बच्चों। मैं क्यों मोल फ्रैक्शन बता रहा हूं बच्चों, बता रहा हूं। अब आराम से नोट करो बच्चों, एकदम टेंशन मत लेना, आराम से नोट करो। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, अच्छी थ्योरी ग्रैप करेंगे, पूरा जबरदस्त कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, सिलेक्शन लेके आएंगे, ठीक है। तो चलिए नोट कर लीजिए बच्चों। आई होप लिख लिया बच्चों। चलिए बीच बीच में पानी पी लेते हैं, गर्मी का मौसम है ना, गेटिंग हाइड्रेटेड इज बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये कर लिया हम लोगों ने, अभी आगे बढ़ते हैं। तो सारे चीज़ हम लोग के बेसिक फॉर्मूलाज हम लोगों ने लिख लिया। एक बात बताओ, कुछ 2 स्लाइड्स पहले मैंने आपको ये बताई थी कि ये होती है आपकी एवरेज मोलर मास, जिसका फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी, ठीक। अब इसको मैं इस मोल फ्रैक्शन के साथ रिलेट करने वाला हूं, मैं ऐसे ही नहीं दे रहा हूं बच्चों, कुछ ना कुछ तो है इसके भीतर। तो आपने एवरेज मोलर मास क्या निकाला था फॉर्मूला, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय मोलर मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। ये लिख लिया बच्चों। अभी क्या करना है आपको इसको तोड़ देना है। कैसे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय मोलर मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी मोलर मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। लिख लिया बच्चों, कर लिया। अभी मुझे बताओ ये क्या है और ये क्या है, इतना बता दो बच्चों, मजा लग जाएगा मेरे को। अभी आप कमेंट सेक्शन में लिखो क्या है ये चीज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ये क्या है बच्चों, इतना बता दो यार, इतना बता दो, मेरे को पूरी क्लैरिटी आ जाएंगी ये क्या चल रहा है भारत में, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी क्या है,
A बाय टोटल मोल्स, करेक्ट। ये क्या था, ये कुछ अलग नहीं था बच्चों, ये क्या था, इंडिविजुअल मोल बाय टोटल मोल्स। ये क्या था बच्चों, ये आपके कुछ ज़्यादा नहीं थे, ये मोल फ्रैक्शंस थे, ये मोल फ्रैक्शंस है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ A प्लस ये भी क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ B मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ B, ऐसे भी दिया जा सकता है। मतलब पेपर में मैं थोड़ा हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है, चीज़ों को कॉम्प्लेक्स देना एक NTA का या बोर्ड लेवल के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स ही मिलेगा, हर क्वेश्चन सिंपल नहीं होता। बहुत लोग ये सोचते हैं कि ये बहुत लड्डू भरा क्वेश्चन है, ऐसे मत सोचो। नेवर अंडर एस्टिमेट एनी क्वेश्चन बेटा। कभी कभी ऐसे सिंपल क्वेश्चन में बच्चे फंस जाते हैं, जिसलिए हम लोग क्या मिस्टेक बोलते हैं उसको, सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक्स आर ऑलवेज सिली, दे आर नेवर लार्ज। ठीक है, तो इस चीज को याद रखें। तो XA इंटू MMA प्लस XB इंटू MMB, ठीक है, ये आपको पूरी की पूरी क्लैरिटी मिलेंगे। तो अगर आप XA MMA ये किया जाए तो आपको एक नया फॉर्मूला मिल चुका है एवरेज मोलर मास के लिए। वो क्या है बच्चों कि XA इंटू MMA प्लस XB इंटू MMB। अभी XA को क्या करता हूँ मैं, MMA से मल्टीप्लाई करता हूँ। अब मैं इसमें और कलाकारी करूँगा, क्या करने वाला हूँ मैं, 1 माइनस XA कर दूंगा। अब बच्चों में थोड़ी हड़बड़ी मच जाती है, सर ये क्या कर दिया आपने। अरे बच्चों थोड़ा रुक जाओ यार, देखो चीज़ों को ऐसे ही नहीं बताना, कुछ ना कुछ तो है इसके भीतर। देखो अभी क्या बताया था मैंने कि XA प्लस XB को अगर जोड़ दिया जाए तो हम लोगों को 1 मिलती है वैल्यू, करेक्ट। तो अगर XB को सिर्फ लिखा जाए फ्रॉम हियर, अगर आप सिर्फ XB को लिखो तो आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस XA। तो मैंने क्या किया है, XB के जगह पर मैंने लिख दी 1 माइनस XA। क्या सारे बच्चों का क्लियर है, क्या सारे बच्चों का क्लियर है, क्लियर है। चलो तो हम लोगों ने 1 माइनस XA लिख दी, तो ये हो गई एक नई फॉर्मूला। ठीक, नोट कर लो बच्चों आराम से, मैं नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट स्लाइड पे जाने वाला हूँ। ठीक है, पॉज करके नोट कर लो आराम से। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आप एवरेज मोलर मास के अभी एक्सप्रेशंस पे ध्यान दे थोड़ा, तो आपके पास अभी क्या है बच्चों, आपको क्या मिला, इधर XA इंटू MMA मिला है, XA इंटू MMA प्लस 1 माइनस XA ही मिला था इंटू MMB मिला है। तो ये क्या आएगा बच्चों, XA इंटू MMA प्लस 1 माइनस XA इंटू MMB। इसको थोड़ा तोड़ फोड़ करते हैं, ठीक है, प्लस इसको मल्टीप्लाई करो तो MMB आएगा अकेला और MMB आएगा मल्टीप्लाइड बाय XA। क्लियर हो गया। चलो अभी क्या करता हूँ, MMB को पहले लेके आता हूँ। MMB प्लस XA को कॉमन ले लिया जाए, हमको मिलेगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ A, नहीं क्या मिलेगा, हाँ, मॉलिक्यूलर मास ऑफ A माइनस मॉलिक्यूलर मास ऑफ B। दिस इज द ओवरऑल शॉर्ट हैंड पैटर्न्स ऑफ एवरेज मॉलिक्यूलर मास। ये एक नया विस्तार से मैंने फॉर्मूला जनरेट कर दी बेटा, ताकि आपके पास पूरी क्लैरिटी हो जाए चीज़ों के पास कि क्या करना है क्या नहीं करना है ज़िंदगी में। आराम से देखो क्वेश्चंस को, सॉल्व करो, एंजॉय करो लाइफ को, ठीक है। और इसका याद रखने का टेक्निक भी है, B जो पहले B लिखोगे फिर A लिखोगे फिर वही लिखोगे फिर पलटोगे, या मिरर इमेज। इसमें अगर आईना पकड़ लो, इस तरफ AB है इस तरफ AB है। सर अभी ये बच्चे मुझे पूछना शुरू कर देंगे, सर एक मिनट, यहाँ पर आपने इस पिछले वाले केस में आपने लिया है कि XB को आपने रिप्लेस कर दी 1 माइनस XA से। अगर हम लोग दूसरों के साथ करें, कर सकते हो बेटा, वो भी कर सकते हो, ट्राई करके देखो और मुझे लिखो अगर आपको पूरा क्लैरिटी आए। तो एवरेज मोलर मास कैन ऑल्सो बी रिटन एज मोलर मास एवरेज प्लस XB आएगा उस समय, फिर यहाँ MMB आएगा बच्चों माइनस MA आएगा। ये आपकी दूसरी पैटर्न की फॉर्मूला। हालांकि दोनों के वैल्यूज एग्जैक्टली सेम ही होंगे। आई होप एवरी स्टूडेंट इज क्लियर एंड दे कैन डेफिनेटली क्रैक दिस पर्टिकुलर पार्ट। क्यों ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं क्यों बताता हूँ, ध्यान से सुनो। मैं आपको एक तुरंत क्वेश्चन ही दे देता हूँ और क्वेश्चन आपको कितना स्पीड से करना है मैं दिखाता हूँ आपको। मैं 2 गैस दूंगा अभी। यहाँ पर मैंने बोला है कि O2 है और N2 है, 2 गैसेस है बच्चों। अब देखो स्पीड से, उन्होंने बोला है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इज इक्वल्स टू 0.3, ठीक है, इतना ही बोला और कुछ नहीं बोला बच्चों। देखो ध्यान से देखो ना क्वेश्चन को, कुछ भी नहीं बोला उन लोगों ने, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 क्या है 0.3 और कुछ नहीं बोला। आपको पूछा गया है कि फाइंड दी एवरेज मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास एवरेज निकालो। क्या करोगे अभी,
यही आपको पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को ट्रिक से फास्ट से कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो एवरेज मोलर मास को क्या करते हैं हम लोग, किसी भी एक गैस को उठा लो, किसी भी, अभी किसका मोल फ्रैक्शन दिया गया है, किसका मोल फ्रैक्शन दिया गया है 0.2, अगर इसको B मान ले, यहाँ एक्सप्रेशन में अगर इसको B ही मान ले तो A कौन सा होगा, तो अगर ये इसको मोल फ्रैक्शन दिया, इसको B मान लो, तो इसको क्या मानोगे A, ठीक है। तो A की मॉलिक्यूलर मास कितनी है 32, ये लिख लेना बेटो। डायरेक्ट एक लाइन में कैसे निकालना है बेटा, ये सारे JEE लेवल या नीट लेवल वाले क्वेश्चन है बच्चों से संभल ही नहीं सकते हैं, बच्चों से बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है। आप डायरेक्ट आंसर लिख रहे हो। A को किस गैस को मान लिया, O2 को, B को कौन सा गैस मान लिया, N2 को, ठीक। तो पहला A मान लेते हैं, मैंने ऑक्सीजन को 32 लिख दी, फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ B 0.3 इंटू B की मोल फ्रैक्शन तो है, लेकिन B की मॉलिक्यूलर मास क्या है 28 माइनस A की मॉलिक्यूलर मास 32, ये सॉल्व कर लेना बेटा, जिंदगी आराम से हो जाएगी, आराम से निकल जाएगी। बच्चों आज सपोज पूरा क्लियर है, समझ में आ रहा है ना बच्चों। जो भी आए कैलकुलेशंस में, जो भी आए दैट इज नॉट माय कंसर्न, मेरा काम है आपको वैसे ही थ्योरी देना और एक दो एग्जांपल्स इलस्ट्रेशंस दिखाना, ताकि आपको इतनी इजी सी क्वेश्चंस सॉल्व हो जाए कि आप डायरेक्ट भी देखो। उस समय आपके पास निकालना पड़ेगा कि सर ने हम लोग को पढ़ाया था, इसके लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस। अब चेक करेंगे कहाँ से, मेरे जो फॉर्मूलाज होते हैं वो डायरेक्ट स्पेसिफिक नहीं होते, तो आपको मैं DPP शीट्स भी देना शुरू करूंगा, तो वहां से आप प्रैक्टिस करो, बहुत काफी होती है, ठीक है। चलिए ये वाला नोट कर लीजिए हो सके तो। अभी आगे बढ़ते हैं बच्चों एक और के साथ। अगर दूसरा सिचुएशन केस 2, इसको क्या लिखता हूं, केस 2, इफ masses of both the gases are given, of both the gases if masses of both the कुछ दिक्कत आ रहा है आपको, masses of both the gases are given, अगर ये सिचुएशन दिया जाए, ऐसे सिचुएशन में आप कैसे करोगे सॉल्व, ठीक। मैं बिना एग्जांपल का नहीं करवाता हूँ, एक एग्जांपल ले लिया, एक बीकर ले ली बेटा मैंने, इस बीकर में मैंने 2 गैस ले ली, एक गैस A है, एक गैस क्या कर लिया यार मैंने, पता नहीं है, ये गैस B मान लेता हूँ मैं इस तरफ, और इधर A मान लेता हूँ बच्चों, ठीक है। तो इसकी मॉलिक्यूलर मास मैं मान लेता हूँ MMA है बच्चों फिर से, और इसकी मॉलिक्यूलर मास बच्चों मैं ले रहा हूँ MMB, ठीक है। तो दोनों गैसेस का मैंने मॉलिक्यूलर मास ले लिया। अब मान लीजिए मैं आपको एक ऐसा सिचुएशन दे रहा हूँ कि आपको JEE में, मेंस में तो पूछेंगे नहीं, एडवांस में ही पूछेंगे। तो मान लीजिए ये आपका WA है, ठीक है, और ये आपकी WB है, दोनों गैसेस के अलग अलग मासेस दिए। ध्यान से देखो, इस बार मोल फ्रैक्शन नहीं दिया है, तो मोल फ्रैक्शन के साथ खेलूंगा भी नहीं, ठीक है। तो इस बार आपको एवरेज मोलर मास कैसे निकालनी है, आप बेसिक्स को ना भूले बच्चों, जिंदगी में बेसिक्स ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो आप बताओ ऊपर फॉर्मूला क्या होगा, टोटल मास बाय टोटल मोल्स, हर फॉर्मूला को मैंने यहीं से डिराइव किया है, तो ये मेन ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल मास, अब बताओ दोनों के टोटल मास कितने होंगे, A के कितने मास दिए है WA, ऊपर WA लिख लिया बच्चों, प्लस WB, सारे बच्चे क्लियर हैं। अब बताओ मोल्स कैसे निकालोगे, अगर आपको A के मोल्स निकालना है, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A निकालना है, तो क्या होगा, मोलर मास बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ A, यही ऐसे निकालेंगे बच्चों मोल्स ऑफ A। और मोल्स ऑफ B कैसे निकालेंगे बच्चों, मास ऑफ B बाय मोलर मास ऑफ B, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे अभी, WA बाय MMA प्लस WB बाय MMB, क्लियर। अब क्या हो जाएगा, WA प्लस WB, ये इसके साथ LCM वाला अगर आप ले तो MMA इंटू MMB आ जाएगा बच्चों, डिवाइड करना है इसको WA MMB के साथ, LCM लेते वक्त WB MMA के साथ, बन गया आपका एक नया एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला। कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, ये एक शॉर्ट हैंड एक्सप्रेशन के फॉर्म में पूछ दूंगा, एक्सप्रेशन में पूछ दूंगा कि इफ दिस इज गिवन देन व्हाट फाइंड अ एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ दिस, ये भी पूछ सकता हूँ, मेरा मर्जी है बेटा, मैं कुछ भी क्वेश्चन डाल सकता हूँ। और आपको पेपर्स में एक टीचर के साथ फाइट करनी है, सच बात है बेटा, मैं कुछ हमेशा सच्ची बात बोलता हूँ।
जिस बंदे ने पेपर सेट किया होगा वो अवश्य एक टीचर ही होंगे केमिस्ट्री में, तो ऑब्वियसली ही और शी नोज वेयर आर द वीक पॉइंट्स ऑफ अ स्टूडेंट, तो आपके वीक पॉइंट्स पे ही वो अटैक करेंगे। जैसे बच्चों को क्या किया जाता है कि कैलकुलेशंस लंबे करते रहते हैं, टाइम लग जाती है, इसलिए सिलेक्शन नहीं होता। सो आपको मैं वैसे ही मेथड सिखा रहा हूँ जो एक टीचर सोचता है, और टीचर को आपको कैसे सरपास करना है। गुरु तभी गुरु माना जाता है जब वही उनके शिष्य उनसे भी आगे निकल जाए, वही एक टीचर का धर्म और अस्तित्व है बेटा। तो यही मेरा काम है, यही मैं कर रहा हूँ। चलो ये ठीक है, ये वाला कर ली। अभी इसके ऊपर एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। सिंपल सा क्वेश्चन क्यों? क्योंकि आपको तुरंत पता चल जाएगा कि 2 ग्राम ऑफ अ गैस ए, जिसकी मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू आपको 20 दी गई है, is mixed with 4 grams of a gas B with molecular mass of B equals to 60. Find the average molar mass. अब फट से निकालोगे आप बच्चों, बहुत इजी से फटाफट निकालना। एवरेज मोलर मास क्या लिखोगे बच्चों? टोटल मास बाय बच्चों क्या लिखना है? टोटल मोल्स। ठीक है, टोटल मास कितना हुआ बच्चों? टोटल मास होगा आपके पास, इधर 2 ग्राम दिया गया है, इधर 4 ग्राम, टोटल इतना ऊपर क्या होगा? 6। डायरेक्ट लिखना बेटा। नीचे क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। 2 को 20 से डिवाइड करना है, प्लस इधर क्या करना है? 4 को 60 से डिवाइड करना है। ये हो गई आपकी नंबर ऑफ मोल्स 1/10 बेटा, और ये 1/15। ठीक है, तो 6 3 to 5, नीचे 30 हो गया, 30 होगा ना? हाँ ठीक है। ऊपर चले जाएंगे बच्चों, तो ये क्या हो जाएंगे? ऊपर 30 चले जाने से 180/5 आपको आंसर मिल चुके हैं 36। क्लियर? तो ऐसे ही आपको पूरा का पूरा महाभारत खड़ा कर दी मैंने। आपको मैंने पूरी एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज मोलर मास कैसे डिटेल से निकाला जा सकता है मैंने पढ़ा दी है। अब आराम से क्वेश्चन पेपर्स करो। आई होप 99%, मैं हमेशा 100% नहीं बोलता हूँ, 99% क्वेश्चन आपके बन जाने चाहिए। बन जाएंगे तो बहुत अच्छा। अगर आपको समझ, मान लीजिए कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज़ क्वेश्चंस को डाउट्स में लिखो, कमेंट सेक्शन में आप डाउट को लिखो कि कौन सा चीज़ समझ में आ रहा है, कौन सा चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है। सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, तो यहाँ पर आज की क्लास समाप्ति करते हैं बच्चों। अगले क्लास में मिलेंगे हम लोग थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस के साथ, नए टॉपिक के साथ। डेंसिटी वगैरह भी हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि वहीं से हम लोग को एम्पिरिकल फॉर्मूलाज में भी जाना होगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्टोइचियोमेट्री, जो कि इस चैप्टर का बेस है। फिर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और लास्ट में अंत में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा लिमिटिंग रिएजेंट। ये आपकी चैप्टर वहाँ पर खत्म हो जाएगी इस पॉइंट पे, तो मोल कंसेप्ट उस समय खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग दूसरे चैप्टर्स के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों, थैंक यू फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन। आज के सेशन के लिए बहुत ही धन्यवाद। आशा करता हूँ बच्चों कि आप पूरी की पूरी क्लैरिटी से आपने पढ़ा है, और डेफिनेटली एंड आई वांट हर बच्चा कमेंट सेक्शन में लिखे कि सही में BWD हुआ या नहीं हुआ। टिल देन, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू यार।